तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी कथा को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। समुद्र मंथन। हम सबने ये कहानी सुनी है, राइट? आमतौर पर इसे देवताओं और असुरों की एक पुरानी कहानी माना जाता है, लेकिन अगर हम इसके कोर स्ट्रक्चर को ध्यान से एनालाइज करें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक मिथक नहीं है। असल में ये मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, क्राइसिस मैनेजमेंट और एक डूबते हुए ऑर्गेनाइजेशन को फिर से खड़ा करने का सबसे बेहतरीन मास्टर क्लास है। अगर इस पूरे इवेंट को एक बिजनेस केस स्टडी की तरह देखा जाए तो इसमें लीडरशिप के वो सबक छुपे हैं जो आज की दुनिया के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केस स्टडी सीधे उस कोर प्रॉब्लम पर हिट करती है जो किसी भी बड़े एंटरप्राइज के सामने आ सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो कभी मार्केट लीडर हुआ करती थी लेकिन अब लगातार हार रही है, अपनी ताकत और अपने रिसोर्सेज खो रही है। ऐसे में सर्वाइवल का क्या रास्ता बचता है? जब पुरानी और ट्राइड एंड टेस्टेड रणनीतियां काम करना बंद कर दें तो एक बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। समुद्र मंथन की शुरुआत भी बिल्कुल इसी बिजनेस डिलेमा से होती है। तो आज हम इस पूरी केस स्टडी को इन 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सत्ता का संकट, एक अनोखा जॉइंट वेंचर, रणनीतिक संसाधनों को जुटाना, अप्रत्याशित संकट का प्रबंधन, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति और कोर लीडरशिप लेसन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सत्ता का संकट यानी भारी मार्केट डेफिसिट का सामना। कहानी शुरू होती है एक क्लासिक बिजनेस प्रॉब्लम से। स्रोत बताते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच चल रहे लगातार युद्ध ने मार्केट में एक भारी डेफिसिट पैदा कर दिया था। देवता अपनी ताकत खो रहे थे, एकदम एक लेगेसी एंटरप्राइज की तरह जिसका कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो रहा हो। अब जब इन हाउस आइडियाज फेल हो जाएं, तो मैनेजमेंट क्या करता है? जाहिर है वो एक टॉप टियर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट के पास जाते हैं। देवताओं ने भी यही किया। वो गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु यहाँ उस मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में हैं जो चीजों को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखते हैं। उन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो उस समय के हिसाब से लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स था। और यहीं से हमारा दूसरा चरण आता है, एक अनोखा जॉइंट वेंचर, प्रतिद्वंद्वी के साथ साझेदारी। भगवान विष्णु की सलाह एकदम अनथिंकेबल थी। उन्होंने कहा कि देवताओं को क्षीर सागर का मंथन करना चाहिए, लेकिन अपने सबसे कट्टर राइवल्स यानी असुरों के साथ मिलकर। अब अगर हम दोनों गुटों को देखें तो देवताओं के पास विजन था लेकिन उनकी ताकत कम हो रही थी, वहीं असुरों के पास गजब की मैन पावर और कच्ची ताकत थी। विष्णु जी का विजन एकदम क्लियर था। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए दोनों को अपनी ताकत मिलानी ही होगी। ये एक क्लासिक सिनर्जी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां दो कट्टर विरोधी एक ऐसे काम के लिए हाथ मिलाते हैं जिसे वो अकेले कभी पूरा नहीं कर सकते। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा रिस्क लेना किस लिए था? इस ऐतिहासिक मर्जर का अल्टीमेट गोल क्या था? वो था अमृत। कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो ये वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजिक एसेट या प्रोडक्ट है जो न सिर्फ सर्वाइवल की गारंटी देता है बल्कि हमेशा के लिए मार्केट में आपकी मोनोपोली बना देता है। इसी इनवैल्यूएबल एसेट को हासिल करने के लिए दोनों पक्ष अपने ईगो और पुराने मतभेद भुलाकर एक साथ काम करने को तैयार हो गए। विजन तो सेट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, रणनीतिक संसाधनों को जुटाना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल। देखिए, बिना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी विजन सिर्फ बातों तक सीमित रह जाता है। क्षीर सागर को मथना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इसके लिए चाहिए थी एक विशाल और मजबूत मथनी, जिसके लिए मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया। इससे आप किसी भी मेगा प्रोजेक्ट का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर या हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। लेकिन सिर्फ मशीनरी से काम थोड़ी चलता है, उसे चलाने के लिए एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म भी तो चाहिए। और यही नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया। ये साफ दिखाता है कि राइट थी, और जैसे ही एग्जीक्यूशन शुरू हुआ रिजल्ट्स मिलने लगे। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह शुरुआती डिविडेंड्स और बाय प्रोडक्ट सामने आने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से एक के बाद एक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज और सस्टेनेबल यील्ड, एरावत हाथी जो आपके भारी ऑपरेशनल एसेट्स को दर्शाता है, कौस्तुभ मणि यानी किसी भी कंपनी की प्रीमियम ब्रांड वैल्यू और प्रेस्टीज, और देवी लक्ष्मी जो खुद कैपिटल जनरेशन और वेल्थ का सिंबल है। ये फेज बड़ी तेजी से किसी भी सक्सेसफुल वेंचर के शुरुआती मुनाफे और ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं होता। हमारा चौथा चरण है अप्रत्याशित संकट का प्रबंधन, एक सिस्टमिक खतरा। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी में एक ऐसा डार्क फेज आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। अमृत निकलने ही वाला था
कि तभी समुद्र से एक भयंकर विष निकला जिसे हलाहल कहा गया। स्रोत बताते हैं कि इसका असर इतना जानलेवा था कि पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो सकता था। बिजनेस के नजरिए से सोचें तो ये हलाहल वो अनएक्सपेक्टेड कैटास्ट्रोफिक सिस्टमिक क्राइसिस है, जैसे अचानक आया कोई मार्केट क्रैश, कोई लीगल डिजास्टर या ऐसी ग्लोबल आपदा जो रातों रात सालों की मेहनत पर पानी फिर दे। यहाँ आकर पूरा का पूरा ऑपरेशन ठप पड़ गया। और यहीं पर असली लीडरशिप की पहचान होती है। ऐसे सिस्टमिक क्राइसिस में भगवान शिव ने स्टेप इन किया। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने कंठ में यानी गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। ये एग्जीक्यूटिव सैक्रिफाइस का एब्सोल्यूट अल्टीमेट एग्जाम्पल है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी टीम, स्टेक होल्डर्स और पूरे एंटरप्राइज को बचाने के लिए सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा टॉक्सिक हिट खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे सिस्टम में फैलने से रोक देता है। क्राइसिस मैनेज होने के बाद हम आते हैं 5वें चरण पर, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति और रणनीतिक बातचीत। फाइनली वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अमृत कलश बाहर आया, लेकिन जैसे ही एसिड मिला, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। मॉडर्न टर्म्स में कहें तो ये एकदम डायरेक्ट हॉस्टाइल टेक ओवर का अटेम्प्ट था। असुर अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, पर भगवान विष्णु ने यहाँ अपना एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, मोहिनी अवतार। ये ब्रेन ओवर ब्रॉन यानी ताकत से ज्यादा दिमाग लगाने की स्ट्रेटेजी थी। अपनी बुद्धिवानी और नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने असुरों को पूरी तरह उलझा दिया और ये सुनिश्चित किया कि अल्टीमेट एसेट उसके सही स्टेक होल्डर्स यानी देवताओं को ही मिले। ये दिखाता है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स काफी नहीं है, सही टाइम पर सही टैक्टिक्स अपनाना कितना क्रूशियल है। तो इस पूरी केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? चलिए देखते हैं हमारा आखिरी चरण, लीडरशिप के मुख्य सबक, द एग्जीक्यूटिव समरी। स्रोत सामग्री से हमें 3 बहुत ही एसेंशियल टेकअवेज मिलते हैं। पहला, अगर विजन बड़ा हो तो कोलैबोरेशन से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं, भले ही इसके लिए राइवल्स के साथ टीम बनानी पड़े। दूसरा, अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ बुद्धि का होना मस्ट है, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु जी ने मोहिनी रूप में किया। और तीसरा, एक सफल संगठन की असली फाउंडेशन उसके लीडर्स का त्याग और धैर्य होती है। इस पूरे एनालिसिस की अल्टीमेट थीसिस बस इस एक लाइन में सिमटी हुई है, सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज के इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव दौर में सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कभी कभी अपने ईगो को साइड रखकर अपने विरोधियों के साथ भी स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने पड़ते हैं। फॉर श्योर यही वो माइंडसेट है जो एक डूबते हुए बिजनेस को वापस बाउंस बैक करने में मदद कर सकता है। अब जब हम इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं तो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। चाहे कोई नया स्टार्टअप बन रहा हो या कोई बड़ा मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट लीड किया जा रहा हो, हर बड़े लक्ष्य के रास्ते में एक हलाहल जरूर आता है। तो विचार करने वाली बात यह है कि आज आपके संगठन के सामने वो बड़ा खतरा, वो हलाहल क्या है? और सबसे जरूरी बात, उस जहर को पीने और पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए लीडरशिप लेते हुए आगे कौन आएगा? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम